स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के विषय विज्ञान का 2021 का पेपर कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आपको मैराथन क्लास देखनी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। अच्छे अंक लाने के दो ही तरीके हैं, ठीक है। समझते हैं दोस्तों। जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी छात्र वीडियो को अपने दोस्तों में तथा डीएलएड ग्रुपों में शेयर कर दें। समझते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर एक है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है। तो इसके चार विकल्प दिए हैं। पहला दिया है पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा दिया है सूर्य ग्रहण, तीसरा दिया है खंड चंद्र ग्रहण और चौथा दिया है चौड़ा प्रकाश। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये भी हम बताएंगे और रिवीजन जरूर करते रहें, ठीक है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, दोनों को हम बता देंगे, ठीक है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सभी छात्र कमेंट में बताएं। सभी छात्र कमेंट में विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 का आंसर दें। जो पहला प्रश्न है जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही है, सा यानी खंड चंद्र ग्रहण। जो दूसरा आपका प्रश्न है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दही में, ठीक है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है ये समझ लेते हैं। आपको बीच में लिखना है काले पेन से बीच में उत्तर नंबर डालना है और लिखना है खंड चंद्र ग्रहण। ये भी डालना है कि जो प्रश्न आपके पेपर में था उसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, सा सही था, ठीक है। और उसमें क्या था, खंड चंद्र ग्रहण। दूसरा कौन सा सही था, दही। लेकिन आपको काले पेन से उत्तर नंबर डालना है और नीले पेन से ये लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक है। तो द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक है वो आपका सरौता है। क्या है? सरौता। और चार विकल्प यहाँ पर दिए होते हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4, ज्वालामुखी का फूटना है। विकल्प 4 दिए हैं, मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो इसका विकल्प नंबर दा सही है, अनियमित परिवर्तन। कौन सा सही है? अनियमित परिवर्तन। आपको किस प्रकार पेपर में लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में वो समझ लेते हैं। उत्तर नंबर डालेंगे 4। उत्तर नंबर 4 का क्या है? उत्तर नंबर 3 देखते हैं पहले। उत्तर नंबर 3, इसका विकल्प नंबर दा सही था, सरौता। उत्तर नंबर 4, इसका विकल्प नंबर दा सही था, अनियमित परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है। 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और अपनी उत्तर पुस्तिका में केवल आपको उत्तर लिखने होते हैं। 1 घंटे का पेपर होगा तो प्रश्न कोई ना लिखे, ठीक है, प्रश्न के नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है। विकल्प नंबर 1 में दिया है Na2CO3, NaOH, CaCO3 और CaO। तो इसमें विकल्प नंबर सा सही है। विकल्प नंबर सा सही है तो आप लिखेंगे बीच में, जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे काले पेन से। उत्तर नंबर सा सही है, CaCO3, ठीक है। अब आते हैं अतलगुत्री प्रश्न। पहला प्रश्न यानी 6वां प्रश्न है। 6 से 11 तक अतलगुत्री प्रश्न होते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। अम्ल और क्षार में अंतर बताना है। तो आप परिभाषा भी दे सकते हो या फिर जो अंतर हैं
उन्हें भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में पूछा गया है। तो आप लिखेंगे उत्तर नंबर 6 हेडिंग डाल देंगे बीच में, और ये हेडिंग डालेंगे काले पेन से, उत्तर नंबर भी काले पेन से लिखेंगे। फिर एक तरफ लिखेंगे अम्ल काले पेन से, दूसरी तरफ लिखेंगे क्षार काले पेन से। अब इन्हें समझ लेते हैं, दोनों में पहले परिभाषा दे देते हैं, वही अंतर हो जाएगा, एक तो वही अंतर हो गया। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये दोनों की परिभाषाएं हैं। तो आप लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण दे देंगे HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्षार में आप 1 नंबर डाल के लिखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। और भी एक पॉइंट लिख देना, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ये दोनों में अंतर हैं, 1 नंबर में पूछा गया है, इतना आप लिख देना। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है फसल चक्रण, यानी फसल चक्र के बारे में पूछा गया है। 1 नंबर का प्रश्न है, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, वही है जो हमने आपको लिखाया है, सभी प्रश्न वही हैं। फसल चक्रण, अगर फसल चक्र लिखा हो तो आप हेडिंग फसल चक्र डालेंगे, यदि फसल चक्रण लिखा है तो आप फसल चक्र डालेंगे, क्योंकि आपको आपके पेपर जो आया है उसी के अनुसार आपको हेडिंग बनानी है, ठीक है। किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे उसे फसल चक्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा फसल चक्रण की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे उसे फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। लगातार एक फसल नहीं बोते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, किन्हीं 2 कीटवच्छी पौधों के नाम लिखने हैं, जो कीट पतंगों को खाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, बीच में हेडिंग डालनी, उत्तर नंबर बीच में लिखना है। आपको क्या लिखना है, बीच में उत्तर नंबर, जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे, ठीक है। लिखेंगे 2 कीटवच्छी पौधे, तो 2 कीटवच्छी पौधे आप लिख सकते हो, हमने 4-5 लिखाए हैं। नेफेंथिस ड्रोसेरा 2 आप लिख देना। नेक्स्ट है आपके प्रश्न नंबर 9, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति अथवा कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो सामर्थ्य की परिभाषा आप लिख सकते हो, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य बराबर कार्य बट्टे समय। हेडिंग डाल लेंगे हेडिंग डालेंगे सामर्थ्य और बीच में लिखेंगे उत्तर नंबर। हेडिंग और उत्तर नंबर काले पेन से लिखेंगे और ये सभी नीले पेन से आप लिख देना। तो इस प्रकार सामर्थ्य की परिभाषा क्या लिखेंगे, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा में अंतर बताइए, ठीक है। जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी नवीकरणीय, और जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय। यही अंतर लिख देंगे, समझते हैं। उत्तर नंबर 10 डालेंगे काले पेन से, एक तरफ लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा और दूसरी तरफ लिखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा। पॉइंट नंबर 1, ऐसी ऊर्जा जिनका उपयोग करने के बाद पुनः उनका उपयोग किया जा सकता है उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। 1 नंबर का प्रश्न है, उसी के अनुसार आपको लिखना है। नेक्स्ट है इसी में अनवीकरणीय में क्या लिखेंगे, ऐसी ऊर्जा जिसका उपयोग करने के बाद पुनः
उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को समझते हैं। टीकाकरण क्या है? लिखिए। टीका यानी वैक्सीन, कोरोना के टाइम में वैक्सीन लगी थी यानी टीका, उसमें होता क्या है? तो डेफिनेशन में समझाया जाएगा क्या होता है। उत्तर नंबर 11 टीकाकरण हेडिंग। अब लिखेंगे किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई जाती है, पिलाई जाती है या फिर लगाई जाती है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जो दवा दी जाती है उसे टीका कहते हैं। ठीक है। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। जो ये प्रोसेस होती है वही टीकाकरण होती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 12 और ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं सभी। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है। समझते हैं एक एक करके कौन से 4 हैं। उत्तर नंबर 12 डालेंगे, फिर लिखेंगे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। छेदक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। छेदक को क्रंदक कहते हैं, भेदक को रदनक कहते हैं। यानी क्रंदक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। क्रंदक इन्हें काटने वाले दांत भी कहते हैं। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ये दांत धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 4 का मतलब ये है कि हमारे 2 जबड़े होते हैं, यानी ऊपर के दांत और नीचे के दांत। तो 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे। ठीक है, इसलिए 4 लिखा है। रदनक इन्हें चीर फाड़ करने वाले दांत भी कहते हैं। ये भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। इन दांतों की संख्या 2 होती है। ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे। अग्रचवर्णक इनका कार्य भोजन को कुचलना होता है। इनकी संख्या 4 होती है। चवर्णक इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना होता है। इनकी संख्या 6 होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे जल का बर्फ बनना। ठीक है, बर्फ से फिर जल बन जाएगा। यानी जो भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, उदाहरण से आप समझ सकते हैं दूध का दही बनना। तो दही से अब दूध नहीं बनेगा, इसमें नया पदार्थ बन गया है। तो इसमें अंतर पूछा गया है। अंतर आप लिख सकते हो, पहले तो डेफिनेशन भी दे सकते हो, फिर अंतर भी इसके हैं, एक एक करके समझते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आप लिख लेंगे, बीच में लिखेंगे उत्तर नंबर 13। भौतिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे यह परिवर्तन अस्थायी होता है, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें पदार्थ के बाहर में अंतर नहीं होता है, और रासायनिक परिवर्तन के बाहर में क्या है? अंतर हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें पदार्थ के गुण नहीं बदलते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे इसमें पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। 14 नंबर को समझते हैं क्या है? जीव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें क्या है? जीव कोशिका का चित्र बनाना है। ठीक है। तो जीव कोशिका यानी जंतु कोशिका, जीव यानी जंतु कोशिका। 2 आपको कोशिकाएं पढ़नी होंगी, एक तो
जंतु कोश का, एक पादप कोश का। पादप यानी पेड़ पौधे वाली, तो पेड़ पौधे वाले में कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये चित्र है आपका, ये देख लें, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, गोल्जी काय, लाइसोसोम, अंतः प्रद्रव्य जालिका, जालिका, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, गुणसूत्र, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, केंद्रका, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बताइए। ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना है हानिकारक प्रभाव। ठीक है, अब जो ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर ये लिखा है हमने, इसको आपको डिटेल में लिखना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आपको डिटेल में लिखना है। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। सुनाई कम देना, क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण से व्यक्तियों को सुनाई कम देता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से व्यक्तियों को सिरदर्द होता है, ध्वनि प्रदूषण से व्यक्तियों को चिड़चिड़ापन होता है, ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे, कुछ तो शब्द बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 को समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जो ऊर्जा नाभिक से प्राप्त हो वो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से। ठीक है, अब आपको लिखना कैसे है ये समझ लेते हैं। उत्तर नंबर 16, नाभिकीय ऊर्जा, हेडिंग डालेंगे। नाभिक से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 को समझते हैं। धातुओं की 4 विशेषताएं बतानी हैं। धातुओं की कितनी विशेषताएं बतानी है? 4 विशेषताएं। तो लोहा है, ये क्या है? धातु है। एल्युमिनियम है, ये क्या है? धातु है। पीतल है, धातु है। 4 विशेषताएं बता देना जो पूछा गया है उसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है तो लिख देना। धातुओं की 4 विशेषताएं, हेडिंग डाल लेंगे। उत्तर नंबर 17 है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं प्राय चमकीली होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं को हथौड़ा से पीटने पर पतली चादर के रूप में बदल जाती हैं। धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। धातुएं साधारणतः कठोर होती हैं। ठीक है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये सभी धातुओं में आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 18 और अंतिम प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा में अंतर बताइए। हम आपको शब्द का अर्थ समझाते हैं तो लगभग आप सेंस लगा सकते हो कि इसमें लिखना क्या है। हम भी जब आपको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगभग आपको बता देते हैं कि आपको लिखना क्या है। प्राकृतिक आपदा, जो आपदा प्रकृति से प्राप्त हो वो प्राकृतिक आपदा हो गई। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, ये सभी सूखा है, ये सभी प्रकृति द्वारा आपदा दी जा रही हैं, यानी ये प्राकृतिक आपदा हैं। इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है, ये मनुष्य के हाथ में तो है नहीं। मानवकृत आपदा, जो मानव के द्वारा आपदा होती है वो मानवकृत आपदा कहलाती है। देखते हैं आपको इसमें किस प्रकार लिखना है डिटेल में। उत्तर नंबर डालेंगे 18, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा। प्राकृतिक आपदा में लिखेंगे जो आपदा प्रकृति से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे जो आपदा मानव द्वारा निर्मित होती है उसे मानवकृत आपदा कहते हैं। उदाहरण के लिए भूकंप, सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, ये सभी। मानवकृत में आप लिखेंगे परमाणु
आपदा, जैविक आपदा। प्राकृतिक आपदा में लिखेंगे इस आपदा का कारण प्रकृति है, और मानवकृत में लिखेंगे इस आपदा का कारण मानव है। तो इस प्रकार जो भी पेपर कराए जा रहे हैं लिखकर ज़रूर देखें, क्योंकि पेपर में आपको लिखना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कर लें बस आप पास हो जाएं। आप देखते हैं कि जो रिजल्ट आपका आया है उसमें 50% फेल हैं। यही कारण है कि हम तो सभी के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू दोस्तों।